ये सामंत जो थे, सामंतवादी व्यवस्था में क्या था? सामंतवादी व्यवस्था में क्या है, एक व्यक्ति और वो उसके खेत हैं, भूमि है, वो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, और सामंत ने क्या किया कि पूरे खेत की देखभाल कर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया कि एक बड़े किसान को अपनी कुछ भूमियां दिया लगा, और उन भूमि के लोगों ने मजदूरों के माध्यम से, जो मजदूर हैं उन मजदूरों के माध्यम से खेती करना प्रारंभ किया। लेकिन ये सामंत क्या करता है, इनसे लगान वसूली करता है, जो बड़े किसानों से, और इन बड़े किसानों से क्या करता है, लगान वसूल करके पैसा इसके पास, सामंत के पास आ जाता है। और यही व्यवस्था लगातार जब बढ़ती गई, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, व्यापार की प्रणाली अपनाई गई। जब इनके पास पैसा इकट्ठा हुआ, और पैसा होने के कारण इन्होंने क्या किया, औद्योगिक उद्योग लगाए, और ये उद्योग लगाने के कारण जब पैसा यहाँ आया तो इन्होंने उद्योगों का क्या किया, आविष्कार किया, उद्योग लगाए, और उद्योग लगाए हैं तब क्या किया, इनके पास क्या पहुंचा, इनके पास इन्हें आवश्यकता हुई, किसकी आवश्यकता हुई, श्रमिकों की। ठीक, और श्रमिकों की जब आवश्यकता हुई है तो इन्हीं से ये इन्होंने क्या किया, धन इकट्ठा हुआ इनके पास, तो व्यक्तिगत तौर पर पूंजीवाद की तरफ ये बात गई। जब ऐसे जैसे अमेरिका, जापान, जो विकसित देश है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो व्यक्तिवादी व्यवस्था की तरफ, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ चली जाती है। वो पूंजीवाद एक व्यक्ति के तरफ जो है उद्योग धंधे अपने लगाते हैं, और ये उद्योग धंधे ही पूंजीवाद की तरफ जाते हैं। जैसे पहले डालो तो लिखो तो, पूंजीवाद सामान्यता, हाँ लिखो तो, पूंजीवाद सामान्यता उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं, उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, और इसे व्यक्तिगत स्वामित्व के पर्यायवाची के रूप में भी समझ सकते हैं। अब देखो, हमने क्या आपको बताया कि जो उत्पादन के साधन पर ये उद्योग जो लगाए हैं, ये एक व्यक्ति ही, तो एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, और ये उद्योग जो पैदा करेगा तो अपना लाभ कमाने के लिए तो उसने उद्योग लगाया है, उसके सारे खर्चे इस लाभ के पर है। और इसको व्यक्तिगत रूप से हमने अगर बात करें कि व्यक्तिगत स्वामित्व की बात करें, स्वामित्व, अगर व्यक्तिगत स्वामित्व की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति, इसमें एक व्यक्ति क्या करता है, समूह का निर्धारण करता है, व्यक्ति समूह का निर्धारण करता है, व्यक्ति समूह। और कैसे करता है, एक ही व्यक्ति का कारखाना लगा है, उसमें काम करने वाले श्रमिक कितने होंगे, ढेर होंगे कि कम होंगे, बहुत सारे ज्यादा लोग होंगे, तो श्रमिकों का जो समूह है वो निश्चित कौन करता है, एक व्यक्ति निर्धारित करता है, इसलिए स्वामित्व है जो एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति के पास पूंजीवादी व्यवस्था हो जाती है। नीचे डालो, आमतौर पर कहा जा सकता है कि सरकारी प्रणाली के अलावा जिन संसाधनों का स्वामित्व किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में रहता है,
व्यक्ति के हाथों में रहता है वह व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी एक, जैसे टाटा बिरला ले लो, टाटा ले लो या अंबानी ले लो, अंबानी के कई कारखाने हैं, जो उनका स्वामित्व होगा तो एक ही व्यक्तिगत होगा कि अलग अलग होगा, कई तो स्वामी नहीं होंगे, उसमें उन्हीं के हाथों में सब कुछ, किसको नौकरी पर रखना, किसी को नहीं रखना, किसको निकालना उनके अधिकार में है कि नहीं है, ये सब उन्हीं के। तो व्यक्तिगत तौर पर पूंजीवादी व्यक्ति में एक व्यक्ति के हाथों में सर्वे सर्वा होता है, जो सदैव बाजार में प्रतिस्पर्धा भी होती है। आगे और भी बताया आपको, नीचे डालो। पूंजीवादी एक आर्थिक पद्धति है, रुको रुको एक मिनट, क्या लिखा है? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, उसमें लिखो पूंजीवादी तंत्र में, नहीं ले सकना, पूंजीवादी तंत्र में त्याग की भावना निहित होती है। नहीं, पूंजीवादी तंत्र में लाभ की भावना निहित होती है। पूंजीवादी तंत्र में लाभ की भावना निहित होती है। देखो, जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो धंधा करेंगे, भले आप कोचिंग खोलें या कोई भी बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उद्योग लगाते हैं, वो केवल लाभ कमाने के लिए। अगर लाभ ना हो तो क्या उद्योग कोई लगाएगा कि लगाएंगे? उद्योग लगाते ही नहीं, लाभ कमाने के लिए लगाए जाते हैं सिर्फ। ठीक, लाभ के भावना में निहित होती है, जिसमें निवेश वितरण आय, उत्पादन मूल्य, बाजार मूल्य, वितरण मूल्य, वितरण आय, फिर आय उत्पादन मूल्य, बाजार मूल्य इत्यादि का मुक्त बाजार, इत्यादि का निर्धारण मुक्त बाजार से होता है। इत्यादि का निर्धारण मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होता है। प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होता है। सारे शब्द बोलो। निवेश वितरण, आय उत्पादन और मूल्य निर्धारण इत्यादि, ये प्रतिस्पर्धा द्वारा ही निश्चित है। जैसे आप निवेश करेंगे तो आप देखते हैं भविष्य में हमारी संभावनाएं कहाँ हैं, उसी आधार पर अपना पैसा लगाएंगे, यही तो निश्चित करते हैं। क्या बिना लाभ, हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसीलिए तो बात सोचते हैं कि यहाँ पर निवेश लगाएं। वितरण हमारा किस प्रकार से हम अपने सरवाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कैसे वितरण करेंगे, हमारी आय ज्यादा होगी कि कम होगी। जितना निवेश ज्यादा करेंगे हमें लाभ उतना ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा, वैसी आय हमारी बढ़ेगी। जब बाजार में मांग बढ़ती है, बाजार में मांग बढ़ती है किसी भी वस्तु की, तो उसके मूल्य का क्या होता है? मूल्य बढ़ता है कि घटता है? मूल्य बढ़ता है। अब जब मूल्य बढ़ता है तो उत्पादन भी हमें बढ़ाएगा, और जब मूल्य बढ़ेगा, मूल्य का निर्धारण हमारा क्या करता है? बाजार की मांग पर निर्भर कर जाता है। ठीक, यही बात ध्यान रखना। नीचे लिखो, क्या लिखा है? मुक्त प्रतिस्पर्धा के रूप में निर्धारित हो। फिर नहीं गए, पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है। पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्यों के, ध्यान रखना, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्यों के अनियंत्रित वितरण की, उपभोक्ता द्रव्यों के अनियंत्रित
वितरण की व्यवस्था होती है। बात नहीं समझ पाए? देखिए, फिर हमें जहां पर दिक्कत लगे तुरंत पूछ लेना। जो उत्पादन के साधन पर हैं, उत्पादन के साधन, उन पर व्यक्तिगत नियंत्रण। जो उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत, क्या जब जिस व्यक्ति ने बिजनेस, जो धंधा लगाया, कारखाना लगाया है, जैसे सूती वस्त्र के कारखाने हैं, और सूती वस्त्र के कारखाने जैसे 2, 3, 4 जैसे भी 4 मालिक हैं, तो उसने 4 लोगों ने पता लग रहा है, एक व्यक्ति के 10 सूती मिल है, किसी के 5 है, किसी के 4 है, तो व्यक्तिगत उत्पादन जो उनकी, अगर उनका कभी मन होगा तो वो फैक्ट्री बंद भी कर सकते, और बंद कर सकते, तो उन पर उत्पादन के साधन पर उनका नियंत्रण है। ठीक, उत्पादन के साधनों पर उनका नियंत्रण हो जाता है, और साथ में स्वतंत्र औद्योगिक, जो स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिक्रिया भी रहती है। जैसे हमारी भी दुकान सामने है, आपकी भी दुकान सामने है, हम पता लग रहा 40 रुपए में चीनी दे, तुम सामने 42 रुपए में दो, चीनी वही है, तो दोनों में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो हम कहते नहीं, हम आपसे सस्ते में, तो हमारे पास ज्यादा कस्टमर होंगे तो हमें लाभ ज्यादा होगा, यही तो बात सोचते हैं। ये पूंजीवाद में, यही बाजार प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यही आ जाती है। ठीक, और नीचे नई लाइन लिखो। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, कौन थी एडम स्मिथ की पुस्तक, कौन सी, वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में है, ठीक, 1776 में प्रकाशित हुई थी। वेल्थ ऑफ नेशन में प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही। प्राकृतिक आधार पर, आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही, आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही। इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही है, परंतु उसमें पूंजीवाद का नाम नहीं दिया, परंतु उसमें पूंजीवाद का नाम नहीं दिया। ठीक, जो 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक है, कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें 1776 में प्राकृतिक आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता की तो बात कही है, लेकिन पूंजीवाद का नाम नहीं दिया गया। ठीक, जबकि कुछ लोग वहां पर चले जाते, उसको वेल्थ ऑफ नेशन से जोड़ लेते। फिर नई लाइन लिखो। आर्थिक मामलों में प्राकृतिक स्वतंत्रता को आधार मानकर, आर्थिक मामलों में प्राकृतिक स्वतंत्रता को आधार मानकर चलने के संबंध में उसका विश्वास था, जैसा कि अन्य उदारवादियों का भी मत रहा है, अन्य उदारवादियों का भी मत रहा है। यदि आर्थिक व्यापार को नियंत्रण से मुक्त क्रियान्वित होने दिया जाए, नियंत्रण से मुक्त क्रियान्वित होने दिया जाए, तो इस स्थिति में उत्पादन
अपनी चरम सीमा को पर उत्पादन वृद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और सर्व कल्याणकारी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और सर्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सर्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता मिलेगी। इनका कहना क्या था कि जो व्यापार है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जो व्यापार है उस पर क्या कर दो, नियंत्रण समाप्त कर दो। अगर आप भी सूत बनाते हो, हम छोटे शब्दों में ले लें, जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि एक पहले, अब तो वर्तमान में परिस्थितियां इतनी ज़्यादा नहीं है कि पहले क्रेशर लगते थे। क्रेशर नाम सुना है, जिससे गन्ने से गुड़ बनाई जाती है। या वर्तमान में चक्की ले लो। चक्की है क्या? चक्की सरकारी है, प्राइवेट है? सब लोगों ने एक यहाँ लगी, यहाँ लगी और यहाँ लगी। पता लग रहा आप इसके पास ले गए, ये गेहूं अच्छा दे, इसमें आटा अच्छा दे रहा। कैसे? किसी के पास जैसे जो पार्ट बने होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो उसमें कुछ आटा लेकर आते तो उसमें क्या आती है, किसकन जैसी। कुछ लोग मोटा कर देते हैं, महीन कर देते हैं। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसके पास क्या होगा, उसके पास कस्टमर ज्यादा होंगे, उसकी इनकम ज्यादा होगी। यही अगर सरकारी नियंत्रण इस पर रखा जाए तो सरकारी नियंत्रण में व्यक्ति क्या करता है, वो काम मन से पूरा नहीं करता। और चाहे जा देख लो, सरकारी नियंत्रण में इस पर नहीं, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसको दे दी जाए, निजी स्वामित्व दे दिया जाए, तो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से, उनका मूल उद्देश्य है इस पर लाभ, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। और लाभ के लिए वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे कि जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसको ही क्या होगा। जैसे शर्ट तो 100 रुपए में भी मिलती है, 50 रुपए में मिलती है, और फिर 5000 में भी मिलती है, 10,000 में मिलती है। जैसे हरदोई में चले जाओ, वहां पे तो जैसे बड़े चौराहे पर एलन के यहाँ कौन सी क्वालिटी, वैन हुसैन, और ये जैसे शर्ट है तो महंगी मिलती है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लोग क्वालिटी मेंटेन, जो पैसा है जिनके पास, वो क्वालिटी मेंटेन के आधार पर शर्ट लेते हैं, और जिनके पास कम पैसा तो उससे कम वाली ले लेते। वही काम यहाँ पर इन्होंने कहा, अगर निजी क्षेत्र में अगर इसको रखा जाएगा तो इस पर क्वालिटी भी आपको ज्यादा होगी और लाभ भी अच्छा होगा, और हम अपनी एक चरम सीमा पर क्वालिटी को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो सरकार के आधार पर स्वामित्व अगर निजी नहीं होगा तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूंजीवाद की तरफ क्या किया, बढ़ने की कोशिश की। ठीक, फिर नहीं लाए इसलिए को एडम स्मिथ का यह व्यक्तिगत पूंजी, एडम स्मिथ का यह व्यक्तिगत पूंजी और स्वतंत्र उद्योग का उदारवादी मत, स्वतंत्र उद्योग का उदारवादी मत आधुनिक पूंजीवाद का मेरुदंड है। आधुनिक पूंजीवाद का मेरुदंड है। एडम स्मिथ ने जो बातें कही है वो आधुनिक पूंजीवाद का मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ जो मजबूती प्रदान की है वो उसी के आधार पर। ठीक, 18वीं सदी में, नहीं ले सीखना, 18वीं सदी में यूरोप में, 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ पूंजीवाद को भी नया बल मिला। औद्योगिक क्रांति के साथ पूंजीवाद को नया बल मिला। कैसे? अब जैसे किसी ने कारखाना लगाया है,
कारखाना, और कारखाना में क्या हुआ, एक व्यक्ति का ही कारखाना है और मजदूर इसमें सारे श्रमिक लोग काम करेंगे, तो इसका जो फायदा है वो एक व्यक्ति मालिक को ही तो मिलेगा, मालिक को अलावा तो नहीं मिलेगा। तो पूंजीवाद में यही पर तो बात आ जाती है, जब मालिक को ही सब कुछ मिला है तो यही बात कही है कि पूंजीवाद को बल मिला। उसके प्रभाव से 1770 से 1840 1770 से 1840 के मध्य आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अगर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मध्य युग और इधर आधुनिक युग। मध्य युग और आधुनिक युग। मध्य युग कब से अगर देखा जाए, मध्य युग में सामंती समाज था। एक कहता है सामंती समाज, और ये कब से है? सामंती समाज जो 16 से 17वीं शताब्दी, ठीक, 16वीं से 17वीं शताब्दी। और आधुनिक जो पूंजीवादी समाज है, ये आधुनिक युग में ये प्रभाव पड़ा है पूंजीवादी, और ये 17वीं से 18वीं सदी, ठीक, ये पूंजीवाद की जो सामंतवादी व्यवस्था को नष्ट करके और सामंतवादी व्यवस्था के खंडहरों पर पूंजीवादी व्यवस्था नए रूप से जन्म लेती है, यही व्यवस्था कहलाती है पूंजीवाद। ठीक, जो 18वीं 17वीं से 18वीं शताब्दी है, ये पूंजीवादी सामंतीवादी व्यवस्था को नष्ट किया है। इस पूंजीवादी व्यवस्था ने या सामंतवादी व्यवस्था अपने चरम या नाश जहां पर गिरे पतन, उसके खंडहर बचे हैं, उस पर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया है, वो है पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक, ये बात नीचे बना लो, उसके आगे थोड़ा चलो। और यही व्यवस्था 19वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यही व्यवस्था 19वीं शताब्दी में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। वर्तमान में भी अमेरिका में क्या औद्योगिक क्रांति है? नहीं, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है या नहीं है? अमेरिका में, जापान में ये सब पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही आगे बढ़े। लेकिन यहाँ भारत में क्या पूंजीवादी व्यवस्था है? नहीं है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उन्होंने उद्योगों को अपना ढाल बनाई, उद्योग धंधे लगाए। हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है, कृषि के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं हम, विकासशील की श्रेणी में। उन्होंने उद्योग धंधे लगाया, पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया, प्रतियोगिता की, और उसके आधार पर आज वो विकसित देश की श्रेणी में पहुंच गए। नीचे डालो। सर्वप्रथम इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ। सर्वप्रथम इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ। उसके बाद पूरे यूरोप का औद्योगिकरण हुआ। ऐसी तो बात है, औद्योगिकरण में आपको पढ़ाया भी तो है। सर्वप्रथम इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद पूरे यूरोप का औद्योगिकरण हुआ, फिर अमेरिका का भी औद्योगिकरण हुआ। अमेरिका का भी औद्योगिकरण हुआ। इसमें अमेरिका का भी औद्योगिकरण हुआ, और जब अमेरिका का भी औद्योगिकरण, जब उद्योग धंधे लगाए जाने लगे हैं, तब पूंजी संचय, नहीं लाइन से लिखना,
इसमें पूंजी संचय। पूंजी संचय कहाँ होगा? पूंजी संचय प्रतिस्पर्धी बाजार, प्रतिस्पर्धी बाजार, ठीक, प्रतिस्पर्धा, ठीक, प्रतिस्पर्धी बाजार, मूल्य प्रणाली, मूल्य प्रणाली, ठीक, मूल्य प्रणाली, निजी संपत्ति, निजी संपत्ति, निजी संपत्ति, फिर संपत्ति अधिकार मान्यता, संपत्ति अधिकार मान्यता, संपत्ति अधिकार मान्यता, स्वैच्छिक विनिमय, स्वैच्छिक विनिमय, स्वैच्छिक विनिमय, और मजदूरी श्रम, और मजदूरी श्रम शामिल है, शामिल है। ध्यान देना, इसमें पूंजी संचय, प्रतिस्पर्धी बाजार, प्रतिस्पर्धी बाजार और मूल्य प्रणाली, निजी संपत्ति और संपत्ति अधिकार मान्यता, स्वैच्छिक विनिमय और मजदूरी श्रम शामिल है। कैसे सुनो? पूंजी संचय का मतलब है एक व्यक्ति जिसने बिजनेस शुरू किया, धंधा लगाया, उसके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, पैसा उसके पास इकट्ठा हो रहा है। जब हम उत्पादन करेंगे, आप भी विशेष वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा हो गई कि हमारे बीच, जैसे हमारे यहाँ आप समझ लीजिए पानी की बोतल बनती है, का पानी जो अच्छा पानी की बोतल अगर क्वालिटी मेंटेन कर देखा जाए तो जो क्वालिटी अच्छी देगा पानी उसी का तो अच्छा बिकेगा, ये तो बात है। तो क्वालिटी तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगी कि हम इनसे अच्छा पानी बनाएं, या टीचर्स के बीच वो जैसे 2 कोचिंग है, 3 कोचिंग है, तो 3 कोचिंगों में जो जिसके टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे होंगे वही तो वहाँ पर टिक पाएगा, और जो नहीं वो अच्छा पढ़ा पाएगा तो नहीं टिक पाएगा। तो ये स्पर्धा होती है, वो प्रतिस्पर्धी बाजार। मूल्य प्रणाली, मूल्य प्रणाली ये है कि जब क्या होता है, बाजार में किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तो कीमत भी उसकी, हाँ, जब किसी बाजार में क्या होता है, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, तो बाजार पर नियंत्रित करता है। और निजी संपत्ति, इसमें क्या होता है कि निजी संपत्ति क्या मूल्य हो जाता है, निजी संपत्ति इकट्ठा होती है। फिर संपत्ति पर अधिकार मान्यता, जो अधिकार है वो सरकार क्या करती है कि कहती है कि संपत्ति पर अधिकार मान्यता, जो निजी पूंजीवादी व्यवस्था में संपत्ति जो है सरकार उसकी नहीं लेगी, उस पर उसका निजी अधिकार होगा। आपके पास जो संपत्ति बनाई है, आपने बिजनेस से कमाया है, वो सरकार नहीं लेगी, आप खुद ही अपने पास रखो। स्वैच्छिक विनिमय, अगर आप स्वैच्छिक विनिमय आप अगर लेना देना चाहते हो किसी के माध्यम से, तो अपने आप के ऊपर नियंत्रण, सारा कारखाना, अगर आपने क्या कर जबरदस्ती आपकी कारखाने से कोई लोग उठवा सकते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था है, आपने उत्पादन किया है, क्या सरकार या लोग कोई जबरदस्ती ऐसे लेकर जा सकते हैं? नहीं, वो स्वैच्छिक विनिमय, आपकी इच्छा होगी तो विनिमय करोगे, नहीं है तो नहीं भी करोगे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। साथ में मजदूरी श्रम भी शामिल है, मजदूरों का श्रम भी उसमें शामिल है। ये सारी चीजें पूंजीवादी व्यवस्था में संचय की जाती है। कुछ समझ पा रहे हो नहीं, पहले तो ये बताओ। ठीक, इसके आगे चलो। अच्छा, इसके आगे डालो विशेषताएं, पूंजीवादी की विशेषताएं। विशेषताएं, खाली विशेषताएं शब्द लिख देंगे, पूंजीवादी की विशेषताएं, विशेषताएं, पूंजीवाद की विशेषताएं। नंबर 1, इसकी विशेषताएं तो नंबर कई है। नंबर 1 बात करें, निजी संपत्ति, निजी संपत्ति,
पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, निजी संपत्ति ही लगाई जाती है। किसी का कारखाना अलग नहीं हुआ, वो निजी संपत्ति। जैसे निजी संपत्ति डालो, कारखाना, मशीन, उपकरण आदि। कारखाना, मशीन, उपकरण आदि। कारखाना, मशीन, उपकरण आदि। ये क्या है? जो कारखाना या मशीन या उपकरण लगाओगे वो तुम्हारे निजी तो होंगे, किसी और के। जैसे ट्रैक्टर आप लाए हो तो आपका निजी है, उससे लाभ कमाओगे तो आपका निजी रहेगा। तो नंबर 1 इसकी विशेषता है कि आपकी संपत्ति निजी रहती है और वो आगे आने वाली पीढ़ी को वैसे स्थानांतरण हो जाती है। जैसे दूसरी बात, उद्यम की स्वतंत्रता। नंबर 2, उद्यम की स्वतंत्रता। उद्यम की स्वतंत्रता का मतलब समझते हो? उद्यम की स्वतंत्रता जो आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार, आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार। क्या है कि उद्यम की स्वतंत्रता, आर्थिक निर्णय, आप किस बिजनेस को लगाना चाहते हो, कौन सा धंधा लगाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्णय लेना है। आप कितना पैसा उसमें निवेश करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये पूंजीवाद में आपके ऊपर विशेष महत्व है। ठीक, ये पूंजीवादी व्यवस्था में आपके पास पैसा है तो आप कैसा बिजनेस लगाओगे, क्या करोगे, वो यहीं पर आपके ऊपर निर्भर है, ना कि सरकार उस पर कोई प्रेशर दे सकती है। तीसरी बात, लाभ का उद्देश्य। लाभ का उद्देश्य, इसमें क्या होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सदैव लाभ का उद्देश्य देखा जाता है। हमें अधिक से अधिक लाभ चाहिए, तुम्हारा क्या हो रहा कोई मतलब नहीं, हमें लाभ कमाना है, प्रतिस्पर्धा बाजार में करनी है, ज्यादा पैसा अपने पास इकट्ठा करना। पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे बड़ा ये उद्देश्य रखा है। दूसरी बात, मूल्य तंत्र। मूल्य तंत्र नंबर 4, मूल्य तंत्र। ये मूल्य तंत्र का मतलब क्या है? पहले लाभ का उद्देश्य, उत्पादों का विक्रय, उत्पादों का विक्रय, ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को बेचना और लाभ कमाना। इसी में हाँ, उत्पाद नहीं, मूल्य तंत्र में लिखना, मांग और आपूर्ति पर, मांग और आपूर्ति पर नियंत्रण मूल्य निर्धारण, मांग और आपूर्ति पर नियंत्रण मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता, मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता, मांग और आपूर्ति पर नियंत्रण मूल्य के निर्धारण की स्वतंत्रता। जैसे यहां पर बात सुनो, मूल्य नियंत्रण की बात। वर्तमान में कितनी पर ऐसे मान चलिए इस समय सबसे महंगी चीज क्या है? इस समय अगर लहसुन का रेट कितना है? 400 रखे, 300 रखे, 300 ठीक, 300 कोई मतलब नहीं, ये 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। और अगर यही इसकी मांग बढ़ी है, बाजार में लहसुन नहीं है इसलिए मांग बढ़ी है, और मांग बढ़ने के कारण ये कितना है? 300 रुपया पर केजी। और अगर यही लहसुन जब आ जाता तब इसका मूल्य निर्धारण हो गया 300। बाजार में है तो व्यापारियों को निर्धारण, कोई सरकार ने तो नियंत्रित नहीं किया है। अब अगर यही लहसुन बाजार में मांग के अनुसार आ जाता है तो यही हो जाता है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो हो जाता है। जब प्रति केजी जब ये हो जाता है तो बताइए इस मूल्य का निर्धारण किसने किया? हाँ, जनता की मांग है, डिमांड। ये पूंजीवादी व्यापारिक लोगों का ही निर्धारण है। ये देखो पहले 300 क्यों? बाजार में मूल्य वस्तु की कमी है और उसकी मांग बढ़ गई तो इसका मूल्य बढ़ गया। इस जब बाजार में उस वस्तु की भरपाई हो गई तो मूल्य कम हो गया। अगर हम यहाँ पर इसको 100 की बजाय 50 रुपए कर लिया तो 50 रुपए जब मूल्य आ गई तो भरपूर मात्रा में तो उसका 50, तो मूल्य निर्धारण का काम जो क्या है मूल्य तंत्र है। ये मूल्य तंत्र, इसमें सरकार का तो कोई रोल नहीं है कि है नहीं। तो व्यापारी वर्ग इसमें जो मूल्य का नियंत्रण है वो बाजार व्यापारियों पर रहता है। अगर किसी ने ज्यादा इकट्ठा कर लिया और बाजार में उपलब्ध नहीं है
तो उसी के आधार पर इसका मूल्य निर्धारण हो जाता है। इसमें स्वतंत्रता रहती है। सदैव मांग बढ़ने, किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है, और जब वही पूर्ति हो जाती है तो मांग वो अपने आप मूल्य उसका घट जाता है। मांग ज्यादा है और उसकी बहुलता भी है, जैसे कि आप आलू या गोभी हो गए उसमें कढ़ाई क्षेत्र में चले गए, हाँ, 1 रुपए केजी पड़ता है, एक मतलब हो गया तो 1 रुपए मिलेगा, हाँ, और उसकी मांग भी ज्यादा है, वहाँ पे उपलब्धता भी ज्यादा है, हाँ, तो तभी कम रहेगा। नहीं, तब मांग भी ज्यादा है और उपलब्धता भी ज्यादा है, तो मूल्य का निर्धारण जो है वो मूल्य जो है वो कम, उसमें अंतर सदैव रहता है। मांग की अपेक्षा वस्तु अधिक होगी तो मूल्य सदैव कम होगा, अब मांग के बराबर तो हो ही नहीं सकता। और अगर मान ले मांग की अपेक्षा कम है तो मूल्य बढ़ जाएगा। अब पता लग रहा कि गोभी बेचने वाले 10 लोग और खरीदने वाले 8 लोग, तो गोभी का मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। वही इसी के कारण वहां पर मूल्य बढ़ नहीं पाता है। बाजार से व्यापारी लोग जाते हैं, वो निश्चित मात्रा में वो देखते हैं कि सब इसी रेट में मिलती है तो वो भी लेते हैं, तो बाजार वहां पर मूल्य गिरा ही रहता है। इसके नीचे डालो, आगे क्या है? उपभोक्ता संप्रभुता। नंबर 5, उपभोक्ता संप्रभुता। उपभोक्ता संप्रभुता जो इसमें डालिए, बाजार उपभोक्ता पर आधारित, बाजार उपभोक्ता पर आधारित होता है। बाजार उपभोक्ता पर आधारित होता है। उपभोक्ता का निर्णय सर्वमान्य है। उपभोक्ता का निर्णय सर्वमान्य है। अब देखो, उपभोक्ता कौन होता है? जो उसका उपभोग करे, जो उसका उपभोग करे, जो मुक्त बाजार। नंबर 6, मुक्त बाजार। बाजार प्रणाली में क्या होगा? मुक्त बाजार। मुक्त बाजार मतलब कोई भी व्यापार वहां पे कर सकता है, कहीं भी व्यापार किया जा सकता है, कहीं भी व्यापार किया जा सकता है। ठीक, कहीं भी आप व्यापार कर लीजिए और कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं। ठीक, सरकारी हस्तक्षेप। नंबर 7, सरकारी हस्तक्षेप। क्या पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप होता है? अगर कुछ भी आप ध्यान रखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। सुबह तब से बता क्या रहे, इसमें सरकार का अगर रोल हो जाएगा तो आपकी व्यवस्था भंग हो जाएगी। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। हो सकता है पूंजीवादी व्यवस्था नहीं हो सकता, जहाँ पे मतलब पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पे सरकार संचालन पूंजीवादी व्यवस्था है क्या? पूंजी का निर्धारण करना, व्यक्तिगत तौर पर आपने जो कारखाना लगाया है उस पर जो आपका सरकारी हस्तक्षेप होगा तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो परमिशन देने के लिए लाइसेंस निर्धारित कर सकती है, आप क्वालिटी मेंटेन, ये सब की बातें हो सकती, हस्तक्षेप वो नहीं करेगी आप कैसे काम करवा रहे। ठीक, ये तो सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ध्यान देना, लिख लेना, इसमें ध्यान रखना, पूंजीवादी व्यवस्था में जो क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक, फिर नीचे डालो, श्रम बाजारों में लचीलापन। क्या? श्रम बाजारों में, नंबर 8, श्रम बाजारों में लचीलापन। ठीक, श्रम बाजारों में लचीलापन। श्रमिकों पर नियंत्रण। क्या ये? श्रमिकों पर नियंत्रण। ठीक, श्रमिकों पर मित्रों की स्वतंत्रता, स्वामित्व की स्वतंत्रता। स्वामित्व की स्वतंत्रता का मतलब है संपत्ति का उपभोग, संपत्ति का उपयोग, संपत्ति का उपभोग या उपयोग शब्द लिखो। संपत्ति का उपयोग
अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। इसमें क्या होता है, स्वामित्व की पूंजीवादी व्यवस्था में स्वामित्व की स्वतंत्रता होती है। आप कितना पैसा कहाँ लगाओगे ये सरकार आप पर निर्भर नहीं, जो आपकी इच्छा नहीं। सरकार कहती है आप कुक्कुट पालन या क्या कोई कुछ भी करने के लिए जो उद्योगों के लिए पैसा लगाते तो आप पर ये नहीं कहती आप यही उद्योग लगाओ, हम इस उद्योग के लिए इतना पैसा ऋण देंगे, इसके लिए इतना ऋण देंगे, ये निश्चित करता है। तो आपकी स्वतंत्रता होती है, स्वामित्व तो आपका रहेगा। आप कौन सा क्या करना चाहते हो, आप अपने इच्छा अनुसार ही पैसा लगा सकते हो। ठीक, ये नीचे डालो। हांगकांग हांगकांग UAE कौन हुआ? ठीक। सिंगापुर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा स्विट्जरलैंड ब्रिटेन अमेरिका आयरलैंड और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, ये कौन सी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा है। इन सारे देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा और इसी के आधार पर क्या कर रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर ही अपने आप को विकसित श्रेणी में लेकर गए। क्योंकि अच्छा, हालांकि इसमें दोष भी है, हानियां है, वो आगे बता रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था, इनकी कुछ परिभाषा, ये तो हमने जो मेन है उनकी विशेषताएं बताई। इनकी विशेषताओं के बारे में विद्वानों ने क्या क्या कहा वो डालो। पूंजीवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न है। पूंजीवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न है। पूंजीवाद की कुछ विशेषताएं निम्न है। जैसे समझो, पहले लाक्स ए वुड के अनुसार, लाक्स ए वुड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है पूंजीवादी व्यवस्था के लिए। लाक्स ए वुड के अनुसार पूंजीवादी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है। व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है और मानवकृत एवं प्राकृतिक संसाधनों को लाभ के लिए लगाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्होंने कहा है कि पूंजीवादी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है। केवल स्वामित्व एक व्यक्ति का
और उसमें मानवकृत एवं प्राकृतिक, मानवकृत मतलब है जो उसमें श्रमिक लगे, और प्राकृतिक संसाधन, उन दोनों संसाधनों, उन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लाभ के लिए प्रयोग किया, केवल लाभ के लिए, ठीक, लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, पिंगू ने पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए कहा, पिंगू ने पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए कहा, वो परिभाषित करते हुए कहा पूंजीवादी अर्थ प्रणाली है। पूंजीवादी जो है वो कैसी प्रणाली है? अर्थ माने धन, ठीक, अर्थ प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर अधिकार, जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर अधिकार अथवा उपयोग, जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है, कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है, और इन साधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। इन साधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है, ज्यादा लिख रहा ना, इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सहायता से वस्तुएं अथवा सेवाएं, सहायता से क्या लिखा है? इस बार किया जाता है कि इनकी सहायता से जो वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पन्न हो, उनके द्वारा लाभ कमाया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी ऐसे लिखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखो, पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी नहीं, उसमें जो पीछे शब्द लिखा है, क्या लिखा है? पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर प्रमुख भाग, उद्योगों में कार्यरत होता है। प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में, प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। पूंजीवादी मतलब लंबा सेंटेंस होने के कारण पिंगू की यह परिभाषा ये ऐसे लिखना, पीगू, ये अंक बिंदी में लगाना, पीगू लगाना, हाँ, पीगू की यह परिभाषा पूंजीवाद की
निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। नंबर 1, पूंजीवाद प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। निजी संपत्ति का अधिकार होता है जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। नंबर 2, उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी उत्पादन क्रियाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता है। उनकी क्रियाओं पर कोई सरकार का कोई न नियंत्रण होगा न हस्तक्षेप होगा। नंबर 3, उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उत्पादक विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में संसाधनों का आवंटन करते हैं। संसाधनों का आवंटन करते हैं। ठीक, ये बात कही है पिंगू ने कि जब 3 इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। और लाभ कमाने के आधार पर उनका उद्देश्य उसी में ध्यान रख करके उत्पादक जो क्या करता है कि विभिन्न वस्तुओं को उत्पादन में संसाधनों का वो आवंटन करता है। कौन सी चीज कितनी क्या उत्पादित की जाए, कितनी हमारी बाजार में नियंत्रित रहेगी। फिर एक आते हैं व्यहम, क्या उनका नाम बेनहम होता है। बेनहम, ठीक। बेनहम के अनुसार बेनहम क्या कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में? बेनहम ने कहा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है आर्थिक तानाशाही के प्रतिरोधी है। जो आर्थिक तानाशाही है उसके प्रतिरोधी है। और उत्पादन के जो क्षेत्र में जो कोई केंद्रीय आयोजन नहीं करता, केंद्र में कोई नहीं, वो अपने अपने निजी क्षेत्र के आधार पर काम चलना है। इसमें डालो, लिखो तो बेनहम के अनुसार
बेनहम के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक तानाशाही की प्रतिरोधी है। आर्थिक तानाशाही का मतलब पैसों से अपना दबाव बनाना। हाँ, आर्थिक तानाशाही की प्रतिरोधी है। उत्पादन के क्षेत्र में कोई केंद्रीय आयोजन नहीं होता। उत्पादन के क्षेत्र में कोई केंद्रीय आयोजन नहीं होता है। राज्य के द्वारा लगाए गए केंद्रीय उत्पादन क्षेत्र में कोई केंद्रीय आयोजन नहीं होता है। राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होता है। एक GDH क्रोच भी है, उन्होंने यही बात कही है। सिडनी बै भी है, वो भी कहते हैं। भारत के एक है कुमारप्पा, नाम सुना होगा। हाँ, उन्होंने भी पूंजीवादी को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक आर्थिक व्यवस्था है। ठीक, उन्होंने कहा एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन और वितरण व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा ही संपादित होता है। ठीक, इसके आगे डाल लो। पूंजीवादी प्रणाली के गुण, क्या गुण हो सकते हैं? पूंजीवादी प्रणाली के गुण, पूंजीवादी प्रणाली के गुण। प्रणाली के गुण क्या होते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था के गुण देखो, पूंजीवादी व्यवस्था के निम्न प्रकार के गुण, पहले ध्यान रखना गुण। नंबर 1, स्वयं संचालित। पहली बात ध्यान देना, स्वयं संचालित। जो पूंजीवादी व्यवस्था के गुणों में अगर बात की जाए तो ये स्वयं संचालित या व्यक्तिगत प्रणाली स्वयं हित के उद्देश्य से ही क्रियाशील होती है। इस व्यवस्था में आप अपने द्वारा स्वयं इसका संचालन करते हैं, ना कि सरकार इसका संचालन करती है। जो कोई भी आप कारखाना लगाते हैं, कोई कार्य करते हैं या कोई भी व्यवस्था बनाते हैं, उसका संचालन क्या सरकार करने आती है? स्वयं संचालन करते हैं। क्या ये सब कुछ दिखाना पड़ता है? या ऐसे भी कह सकते हैं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है, उसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के अनुसार आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का पूर्ण अधिकार है। व्यक्ति इस प्रणाली में स्वयं हित के उद्देश्य से ही क्रियाशील होता है। क्या दिखाना पड़ेगा? बताओ तो दिखा दे, नहीं तो छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे। ठीक, दूसरी बात, उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार ही आय के साधनों पर नियंत्रण करेगा। ठीक, आय और अपने संसाधनों को स्वयं विवेक के आधार पर ही प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा। हमें अपनी आय कहाँ कितनी लगानी है, कितनी खर्च करनी है, घाटा होगा तब भी उसका होगा, मुनाफा होगा तब भी उसका होगा। तो इसके लिए मानसिक रूप से वो फ्री है, अपनी इच्छा अनुसार अपनी आय के संसाधनों पर अपना प्रयोग कर सकता, पूर्ण अधिकार करता। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्ति के जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो क्या करती है? पूर्ण रूप से प्रदान, जो स्वयं संचालित है। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई रोल नहीं है। आप अपनी व्यवस्था को अपने हाथों से नियंत्रित कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इसमें। दूसरी बात, संसाधनों पर अनुकूलतम प्रयोग। नंबर 2, संसाधनों पर अनुकूलतम प्रयोग। संसाधनों पर अनुकूलतम प्रयोग और
उत्पादकता में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि। कैसे? संसाधनों पर अनुकूलतम प्रयोग, हमने शब्द लिखा है संसाधनों पर अनुकूलतम प्रयोग। इसमें क्या है? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्ति के लाभ को अधिकतम प्रयोग, जो लाभ है वो अधिकतम कमाने की चेष्टा सदैव रहती है, कोई भी समय कम नहीं। उत्पादकता में सदैव वृद्धि, कि हमने कह रहे हैं कि कम लागत से ज्यादा उत्पादन हो, अब ज्यादा उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक लाभ भी होगा। तो ठीक ध्यान रखना, जो उत्पादन करने की अधिक चेष्टा रहती है, आर्थिक स्वतंत्रता रहती है एवं अनुकूल स्पर्धा, साथ में घटक समाज के साधनों पर अनुकूलतम उपयोग करने की संभावना भी बनी रहती है। प्रतिस्पर्धा के कारण उन्नति के संसाधनों पर लाभ कमाने के लिए कोशिश की जाती है सदैव। ठीक। तीसरी बात, उत्पादन में प्रोत्साहन। नंबर 3, उत्पादन में प्रोत्साहन। क्या होता है? उत्पादन में प्रोत्साहन दिया जाता है। कैसे? कोई समझाओ तो। उत्पादन में प्रोत्साहन, सहन के स्तर में सुधार, ये हेडिंग जरूर लिख लेना, इनकी जरूरत पड़ती है सदैव। रहन सहन के स्तर में सुधार, पूंजीवादी प्रणाली आधारित अमेरिका का जो देखो, अमेरिका में जो प्रणाली है वो पूंजीवादी ही प्रणाली है। अमेरिका में जो पूंजीवादी प्रणाली के आधार पर अगर देखा जाए, वहां पर उसने क्या किया, वहां पर रहन सहन कैसा है? अच्छा है, बुरा है, कैसा है? क्यों? वो विकसित देश है, औद्योगिक प्रणाली को उसने अपनाया। औद्योगिक प्रणाली जो अपनाई है उसने, उस उद्योगों के आधार पर उसने कहा भले घर ना हो लेकिन बिजनेस हो, घर ना हो बिजनेस हो, अब बिजनेस होगा तो घर बना ले। वहां बहुत सारे लोग केवल गाड़ी ही बड़ी सी लिए है, बिजनेस कर रहे हैं, वो गाड़ी से ही अपना घर समझते, उसी में लेटे बैठते सोते। ऐसा सुना है? नहीं सुना? हाँ, सट्टी ड्रीम करके एक है, वो यूट्यूबर अपने इंडिया के, वो पूरा वहां पे बिजनेस ऐसे करते हैं। नहीं, वही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे घर बोलो बिजनेस, समय फिक्स है कि वहां पर आपको इतने बजे, आप जैसे कोई दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति है तो आप एक समय निश्चित होगा, एक स्थान निश्चित होगा, वहां पर इतने बजे दाढ़ी बनाने आएंगे, आप चाहो तो वहां बनवा लो। जो भी एक निश्चित अलग अलग। दाढ़ी वाले तो सबसे ज्यादा करते हैं इस समय। नहीं, वो सबसे उसकी छोड़ो, अमेरिका की बात करते। ये पूंजीवादी व्यवस्था में आप कैसे क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। उसमें क्या होता है कि जो इस प्रणाली में अमेरिका यूएसए अर्थव्यवस्था के उदाहरण में लिया जाए तो ये स्वतः ही अनुभव किया जा सकता है कि अमेरिका के व्यक्तियों में रहन सहन स्तर पूंजीवादी के उद्गम के साथ ही विकसित होता रहा है, और जैसे पूंजीवादी के आधार पर वहां विकसित हुआ। अगली बात, 5वीं बात, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास, जब पूंजी बढ़ रही है और साधन भी बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी, इसको चला दीजिए, चल रहा है तो नई टेक्नोलॉजी का भी विकास करना है, तो और चीजें नई लाएंगे, जो हम नई चीज बाजार में उतारेंगे तो उससे हमें और अधिक लाभ होगा। जैसे पता लग रहा कि शुरुआत में क्या 5G था, पहले क्या था 1G 2G, चलो 2G से स्पीड बढ़ी 4G, अब 4G से 5G बढ़ी। ठीक। अब क्या है, लगातार ये प्रयोग तकनीकी बढ़ रहा है और उसके आधार पर स्पीड भी बढ़ रही, और हमारे प्रयोग के साधन वैसे ही मांग लगातार बढ़ती चली जा रही। तो यही तकनीकी, इसमें थोड़ा डालो पूंजी, तकनीकी विकास में डालो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। हाँ, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में तकनीकी विकास की संभावनाएं सदैव उपस्थित रहती है। तकनीकी विकास की संभावनाएं सदैव उपस्थित रहती हैं। इस प्रणाली में उत्पादक अधिकतम लाभ के उद्देश्य से सदैव
नई नई उत्पादन तकनीकों को इस प्रणाली में उत्पादक अधिकतम लाभ के उद्देश्य से सदैव नई नई उत्पादन तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रयास करता है और आविष्कार एवं अन्वेषण उसकी आर्थिक क्रियाओं का अभिन्न अंग बन जाते हैं। फिर आगे डालो लचीलापन। नंबर 6, लचीलापन। क्या ऊपर वाला ही तो नहीं, फिर दोबारा करवा दे रहे हैं? लचीलापन। जो लचीलापन क्या होता है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में लचीलेपन की विशेषता है। इसमें संसाधनों पर जो है पारस्परिक प्रतिस्थापन करके संसाधनों को जो अनुकूलतम प्रयोग का जो संभव बनाती है वो इसी का कारण है। ठीक, जो लचीलापन है पूंजी